सुप्रभात बच्चों, मैं आज आप लोगों को कारक बताने जा रही हूँ। आज हम लोग कारक पढ़ेंगे व्याकरण में। सबसे पहले मैं कारक की परिभाषा पढ़ देती हूँ। कारक किसे कहते हैं, है ना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध स्थापित हो या पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला जो है वो है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, उसके बाद छठा जो है वो है संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। कारक के 8 भेद है जो इस तरह से है, इस प्रकार हैं, आप लोग याद कर लेंगे। सबसे पहले मैं कर्ता कारक का परिभाषा आपको बता दूं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता मतलब होता है यहाँ जो काम को करने वाला है, या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम, है ना। कोई भी नाम, जैसे किसी काम को कोई किसी के द्वारा अगर किया जाता है तो वो संज्ञा होता है। जैसे कोई नाम, जैसे सीता खाना बना रही है, तो यहाँ पे सीता क्या है? कर्ता है, एक संज्ञा है ना। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं और उसे कैसे परिभाषित करते हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कर्ता कारक वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं, या क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। इसकी जो विभक्ति है ने लुप्त है यहाँ। जैसे मोहन खाता है, इस वाक्य में खाने का काम मोहन कर रहा है, अतः कर्ता जो है वो कौन है? मोहन है। मनोज ने पत्र लिखा, इस काम को करने वाला मनोज करता है, यहाँ पे नाम है, संज्ञा है वो, है ना। और मनोज यहाँ पे संज्ञा है, इसलिए मनोज जो है वो कर्ता होगा। विशेष इसमें क्या है, कभी कभी कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं भी लगता है। ने जो है वो विभक्ति जो है उसका प्रयोग हम नहीं भी करते हैं, वो लुप्त होता है ना, वो दिखता नहीं है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पे जो कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है, कर्ता कौन है? घोड़ा। तो यहाँ पे ने जो है वो चिन्ह नहीं लगाई गई है, नहीं लगाया गया है। आगे कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, किसको सुला रही है? बच्चे को सुला रही है। इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव जो है वो बच्चे पर पड़ रहा है। यहाँ पे बच्चा जो है वो सो रहा है, तो इसलिए बच्चे को यहाँ लगा है, तो कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा, यहाँ रावण को कर्म है। कभी कभी को चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ रहा है? यहाँ पुस्तक को पढ़ता है ना, तो यहाँ सिर्फ मैंने लिखा है मोहन पुस्तक पढ़ता है ना। आगे नंबर 3 है करण कारक। जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर दूसरी तरह से परिभाषित करें आसान शब्दों में, सरल वाक्य में, तो कह सकते हैं कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। जैसे हम आँखों से देखते हैं, इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए आँख की सहायता ली गई है, इसलिए यहाँ आँखों से करण कारक है। संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
सरल शब्दों में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द जो के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है और के लिए है। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को धन दीजिए, वह अरुण के लिए मिठाई लाया। इस वाक्य में लाने का काम अरुण के लिए हुआ, इसलिए अरुण के लिए यहाँ पे के लिए संप्रदान कारक है। अपादान कारक, जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति जो है वो है से है। जैसे दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, इस वाक्य में गिरने की क्रिया घोड़े से हुई अथवा गिरकर दूल्हा घोड़े से अलग हो गया, इसलिए घोड़े से यहाँ पे क्या हुआ, अपादान कारक है। जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक, पृथक मतलब अलग होने का बोध होता है ना। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन ने घड़े से पानी डाला, बिल्ली छत से कूद पड़ी, चूहा बिल से बाहर निकला। हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पे कहाँ से निकलती है गंगा, हिमालय से, है ना। यहाँ अपादान कारक है। मोहन ने घड़े से पानी डाला, मतलब अब ये अलग हो गया पानी जो है वो घड़े से अलग हो गया, तो यहाँ अपादान कारक होगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कहाँ से कूद पड़ी, छत से कूद पड़ी, तो ये अपादान कारक हुआ। चूहा बिल से बाहर निकला, बिल से बाहर निकला, अलग हो गया बिल से, तो ये अपादान कारक है। नंबर 6 में है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, इसकी विभक्ति है का प्रयोग हम करते हैं का, की और के। जैसे सीता का भाई आया है, इस वाक्य में सीता और भाई दोनों शब्द संज्ञा है। भाई से सीता का संबंध दिखाया गया है और वह किसका भाई है, तो सीता का, इसलिए सीता का संबंध जो है वो कारक है। सातवां हुआ अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया का या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर है। जैसे मोहन मैदान में खेल रहा है, इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पे हो रही है, मैदान पर, इसलिए मैदान यहाँ पे क्या है, अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि मनमोहन छत पर खेल रहा है, इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है, छत पर, इसलिए छत पर अधिकरण कारक है। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में में का प्रयोग भी होता है। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तो यहाँ घर में है। दुकान पर कोई नहीं था, दुकान में कोई नहीं था। नाव जल में तैरती है, जल पर। 8वां है संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इनकी विभक्ति होती है हरे, हे,